वक्त से लड़कर जो तकदीर बदल दे, इंसान वही जो नसीब बदल दे। और एक ऐसे ही बहुत ही मेहनत करने वाले हिंदी फिल्म जगत के एक जाने माने अभिनेता आज हमारे साथ हैं, बॉबी वत्स जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू रेडियो अड्डा सर। रियली इट्स ग्रेट फॉर्चून टू अस कि आप हमारे साथ हैं, हमारे बीच हैं, और आज हम आपको सुन पाएंगे, आपकी ज़िंदगी कहानी, आपका स्ट्रगल, जो भी आपने ज़िंदगी में किया। तो ये जो शुरुआत थी आपकी, किस तरह से हुई एक एज एन एक्टर, मतलब जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक कहानी है। मैं घूमने आया था बॉम्बे, जैसे सब लोग आते हैं। मेरे दीदी जीजा जी यहाँ पर पोस्टेड थे, तो उन्होंने बोला आ जाओ भाई, गर्मी की छुट्टियाँ हैं। तो मैं, जैसे सब लोग बॉम्बे आकर फिल्म सिटी जाते हैं, मैं भी चला गया फिल्म की शूटिंग देखने। तो वहाँ पर लाइन लगी हुई थी, तो मैंने कहा लाइन क्यों लगी हुई है? बोला कि रोल मिलने वाला है लोगों को। अच्छा। तो मैं भी खड़ा हो गया। थोड़े टाइम के बाद मेरा नंबर आया। लाइन में जब मैं था तो उन्होंने एक कागज़ दिया था, उसमें कुछ डायलॉग लिखे थे। मैं अंदर गया तो वहाँ लकी अली बैठे हुए थे। तब तक सिंगर वो फेमस हो चुके थे, ऑडिशन ले रहे थे, शायद वो श्याम बेनेगल जी के साथ काम कर रहे थे। तो उन्होंने वो पैसेज पढ़ा और बोला कि इतने लोग आए, सीनियर एक्टर्स भी आए, सब लोग कहीं ना कहीं फंबल हुए, तुमने कैसे याद कर लिया? अब मैं क्या जवाब देता? बोला कि बुलाया उन्होंने, रवि केमू जी थे, उनको बोला कि इनको रोल देना ही होगा एक। नहीं तो ये बच्चा बहुत छोटा था, मेरी मूंछें भी नहीं निकली थी एकदम। तो वहां से एक शुरुआत हो गई। जब मैं लौट के चला गया छुट्टियां मनाकर, तब आगे जाके लोगों ने बोला, अरे जो पता है तू किसके साथ काम करके आया? श्याम बेनेगल जी। श्याम बेनेगल जो लेजेंड है, मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स। तो एक ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि कहीं ना कहीं जब उन्होंने मुझे अप्रूव किया, तो कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। तो वो पहली झलक डिस्कवरी ऑफ इंडिया की, जो श्याम बेनेगल जी द्वारा निर्देशित थी, उसमें आपने शुरुआत की अपनी ज़िंदगी की। और आप तो थिएटर आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे आपने थिएटर्स के भी नाटक किए हैं। मैंने कुछ सुने थे, सफ़रनामा भी एक उसमें से है आई थिंक, और बहुत सारे नाम हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैंने देखिए थिएटर बहुत किया है, और थिएटर ही एक ऐसा माध्यम रहा है मेरे लिए कि मैं अमेरिका, बाहर विदेश भी घूमा हूँ थिएटर। मैंने हेमा जी के ग्रुप में ज्वाइन किया था, तो हम लोग वर्ल्ड टूर पे गए थे। पहली बार मुझे अमेरिका जाने का मौका जो मिला, वो हेमा मालिनी जी के साथ मिला। द्रौपदी हम लोगों ने प्ले किया था, मैंने हैमलेट किया है, मैकबेथ किया है, मैंने 27-28 प्रोफेशनल प्रोडक्शन किए हैं। लास्ट मेरा प्ले था बादल सरकार जी का पगला घोड़ा, जिस प्ले के लिए बादल जी को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। अच्छा। इट्स अ क्लासिक प्ले। तो वो लास्ट प्ले किया था। बट इतना कुछ होता रहता है कि फिल्म्स भी हैं, इवेंट्स हैं। अभी मैंने एक बीबीसी के लिए भी शो किया था। तो अब थिएटर करने का उतना समय नहीं है, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो करूँगा। लेकिन आजकल तो थिएटर आर्टिस्ट ही जो है, इतनी सारी फिल्में, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, वेब सीरीज हैं, इन सब में मैं देख रही हूँ कि वही सारे आर्टिस्ट जो हैं इतने अच्छे किरदार निभाते हैं, और अब हम सिर्फ उन्हीं को देखना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब इसीलिए उन लोग थिएटर नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि उनको वहाँ पे ओटीटी प्लेटफॉर्म मिल गया उनको। और पहले इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी। पहले हम लोग सिर्फ मतलब थिएटर में जाके मतलब वहाँ देखना, लेकिन अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मुझे लगता है यंग जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। कि जहाँ आप थिएटर से अगर एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, एक मंझे हुए आर्टिस्ट, जो पहले उस समय हम लोगों को एक हीरो की पर्सनालिटी हम सिर्फ उसके चेहरे से समझते थे, उसकी हाइट से, लेकिन आज किरदार में घुसकर आप किस तरह से उस किरदार को निभाते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरा मानना है कि अभिनय जो है जी, अगर आप उसकी अगर डेफिनेशन देखें तो अभिनय ऑडियंस को खींचने वाली कला को कहते हैं। और उन मोमेंट्स का जो रस लेता है, वो जो चीज होती है, वो होता है कलाकार, अभिनेता। जी जी। कि उन मोमेंट्स का रस लेने वाले लोग होते हैं। लेकिन वो उस प्रक्रिया को पूरी तरह से जानने के लिए आपको एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी चाहिए, नवरसों का भी ज्ञान चाहिए। वो एक पूरी, इट्स लाइक व्हाट वी से इन इंग्लिश की लाइफ गिव्स यू फुली, योर ऑब्जर्वेशन फाइंड्स इट। बट बाहर से ऑब्जर्व करके आपको समझ में नहीं आएगा, वो अंदर की यात्रा करनी बहुत जरूरी है। जब आप अंदर की यात्रा करेंगे तो अपने आप को जानेंगे, अपने
उसमें आपका डार्क साइड होगा, पॉजिटिविटी होगा, नेगेटिव सब कुछ होगा। 9 रस जो होते हैं। तो वही अभिनेता को किसी चीज से भागना नहीं है, क्योंकि हम ही लोग वो माध्यम है। अभी मैं बुक पढ़ रहा था इनकी श्री राम लागू जी की, लामांड। वो उसका मतलब ही है कि एक जगह से दूसरी जगह तक सामान पहुंचाने वाला व्यक्ति। अच्छा। कितनी बड़ी किताब लिखी है, वो महान अभिनेता थे वो। और इस तरह की किताबें पढ़ना, इस तरह के एक्सपीरियंसेस करना, थोड़ा मेडिटेशन और सारी चीज़ों का जानना, लोगों से बात करना, उनके बारे में जानना, अपने बारे में बताना, और चीज़ों को एक बहुत हम्बली एक्सेप्ट करना। जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं, जो चीज़ें आपके ड्रीम्स हैं, तो उन सब चीज़ों का एक समावेश रहकर चीज़ों को एक विटनेस की तरह, एक होता है बी ए विटनेस व्हाट्स हैपनिंग। कभी कभी आपको लगता है कि यार ये इतना अच्छा कैसे हो रहा है, तो उसके भी विटनेस बनिए आप खुद के, अपनी गलती और अपनी सही चीजों को खुद से देखकर पहचानना और उनको इम्प्रूव करना। जी वही है। अच्छा, एक चीज, आपने इतने सारे जो है किरदार आप निभाते हैं, इन सभी किरदारों में ऐसा कौन सा किरदार है जो आपके लिए सबसे ज्यादा यादगार रहा? देखिए, अपना वो पर्सनल चॉइस हो सकता है अलग अलग। मेरे लिए तो हर किरदार को मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मानता हूँ। मेरे लिए जो सबसे चैलेंजिंग किरदार आया था, जो मेरी पर्सनालिटी से एकदम अलग है, अलहदा है, बाकी तो क्या है, एग्रेशन वगैरह ये सब तो मिले हैं। एक दो किरदार ऐसे आए जो, एक तो क्लासिकल सिंगर का एक किरदार मिला था मुझे। वो कौन सी मूवी में था? वो एक शॉर्ट मूवी थी, कला। मतलब ये मेरा पर्सनल फेवरेट बता रहा हूँ आपको। शॉर्ट मूवी है, छोटी सी। उसकी कहानी है कि एक कलाकार, एक क्लासिकल सिंगर जो अपने करियर के पीक पे होता है, उस वक्त उसकी आवाज चली जाती है। और फिर उसका जो समय होता है वो कितना, मतलब एंड में वो बेचारा गूंगा है, उसकी लाइफ ही ट्रेजिक है। वो ट्रेजेडी प्यासा टाइप की फिल्म करने को मिली है यूट्यूब पे। और दूसरा किरदार है जो संजय खंडूरी, जिन्होंने 1:40 की लास्ट लोकल बनाई थी। अच्छा। तो वो एक फिल्म बना रहे थे, किस्मत लव पैसा दिल्ली। तो उन्होंने बोला कि बॉबी वाट्स, यू आर अ माचो पर्सन एंड तुम्हारे को मैं एक चैलेंज देता हूँ, अगर तुम अपने आप को एक्टर मानते हो। मैं बोला कि जी मानता तो हूँ या नहीं, वो तो आप लोग डिसाइड करेंगे। तो बोला कि तुम एक गे फैशन डिजाइनर का रोल करोगे, तो तुम्हारी पर्सनालिटी में जाता, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो किस्मत लव पैसा दिल्ली में एक वो किरदार निभाया आपने। तो वैसा किरदार निभाया। और उस किरदार के लिए स्टीरियोटाइप बहुत सारे एक्टर थे, क्योंकि ही इज आल्सो वेरी गुड फिल्म मेकर। 1:40 की लास्ट लोकल सब जानते हैं। उसी का रीमेक था कमर्शियल। तो मेरे लिए भी बहुत चैलेंज था, बट मैंने वो एक्सेप्ट किया और मुझे वो रोल मिला। कॉमेडी थी। तो फिर एक एहसास होता है कि अच्छा रहा है जर्नी में, मतलब आप सीख रहे हैं। आपने अलग अलग तरह के जो किरदार निभाते हैं, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलता है। वर्सटाइल कैरेक्टर्स। मेरी पहला शो कमर्शियल, मैं अनिल जी जो मेरे जिन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया एज ए हीरो, वो हमेशा मेरे, आज भी मैं उनको अपने पिता तुल्य मानता हूँ जी। तो कॉमेडी, ट्रेजेडी, एक्शन सब करता हूँ, सब कर लेता हूँ। अभी जो हम लव स्टोरी कर रहे हैं, एक नई फिल्म आ रही है, जान अभी बाकी है, अभी हाल में ही आ जाएगी। मतलब ये आपका नया प्रोजेक्ट आने वाला है? जी। मेरे कई प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बट ये पहले रिलीज होगी जी। तो उसमें म्यूजिकल है, उसमें भी थिएटर के बहुत सारे कलाकार हैं। मकरन जी उसमें भी हैं साथ में। अच्छा। उन्होंने भी एक बहुत अच्छा किरदार किया। वो एक यंग एंड मिडिल एज लव स्टोरी कि आजकल हम लोग जैसे यंग जनरेशन को ये सोचते हैं ये लोग तो बहुत बिगड़े हुए हैं, वही लोग राह दिखाते हैं उन लोगों को, मैच्योर लोगों को, जो जिंदगी में कहते हैं कि भाई हमारे अंदर सारा ज्ञान है, हम सब जानते हैं, एक्सपीरियंस है। क्योंकि बहुत सारी चीजों के लिए एक्सपीरियंस नहीं होता, वो एक कनेक्शन होता है, उस चीजों को वो दर्शाती है। बहुत ही प्यारी म्यूजिक है, सत्यजीत मिश्रा जी उसके डायरेक्टर हैं। तो एक चीज और मैंने पढ़ी थी, द क्योर आपकी एक, आई थिंक आपने ही निर्देशित की है, जो फिल्म है जिसे बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं और सब्जेक्ट भी बिल्कुल अलग है उसका। आई थिंक वो ब्लड फेयर पे कुछ ऐसा टॉपिक है फोबिया के ऊपर बनी हुई। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। दुनिया की पहली फिल्म है वो। इनफैक्ट इंग्लिश में मैंने बनाई थी वो। मेरे लिए वो चैलेंज था, क्योंकि मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया शुरू में, जो आज वो भी बहुत
बड़े लेवल पे पहुंच गया है। अच्छा। अभी 90 कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उसकी कुछ फिल्में अमेज़ॉन पे पहुंच गई हैं। ग्रेट। क्योर अमेज़ॉन पे भी है। अरे वाह। अमेज़ॉन प्राइम पे भी है। हाँ हाँ। और मेरी एक और फिल्म नचिकेता जो अभी बनाई थी। हाँ, नचिकेता को तो इतने सारे अवार्ड मिले हैं। आई थिंक इंग्लैंड में भी आपने बताया था, और बाहर के देशों से लेके यहाँ तक, मतलब नचिकेता का नाम मैंने सुना, तो मुझे लगा मुझे आपसे पूछना चाहिए कि इसमें कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, और इसे सक्सेस बनाने में आपका जो स्ट्रगल रहा उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, एक फिल्म बनाने में सबसे बड़ी चीज जज्बा होती है। अगर और फिल्म कहते हैं कि अगर आपका जज्बा सही है तो फिल्म बनाई नहीं जाती, वो खुद बनती है, खुद राह दिखाती है। वो एक मैजिकल, एक मिस्टिकल चीज होती है सिनेमा के साथ या कलाकार के साथ। तो नचिकेता अमृत महोत्सव चल रहा था, तो कुछ एक मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मेरी एक फ्रेंड से ने मुझे सजेस्ट किया कि ये एक निकला है, इस पे कुछ बना सकते हो, तो अमृत महोत्सव है, अमृत काल चल रहा है। हाँ। तो वहां से मैंने ऐसे ही दिमाग में वो चीज रह गई। फिर एक आइडिया आया एक फ्रीडम फाइटर का, जिसका कन्विक्शन इतना स्ट्रांग था कि कल नहीं मालूम है कि क्या होने वाला है, लेकिन आज वो जिस कॉन्फिडेंस से जीते हैं, जो माइंडसेट था, और इंडियन कल्चर कितनी स्ट्रांग थी, फैमिली यूनिट कितनी स्ट्रांग होती है हिंदुस्तान की, जो लोगों को लगता है कि ये लोग तो कुछ उस जमाने में तो कुछ भी नहीं थे ना, मतलब जब अंग्रेजों का शासन था तब एक फैमिली जुड़ के रहना, वो भारत का एस्ट्रोलॉजी भी, मैंने भारत की बहुत सारी चीजें दिखाई, तो अच्छा वो फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई। और आज भी देखते हैं बहुत सारे अवार्ड्स उस फिल्म को मिलते हैं, और मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट जो आपका प्रोजेक्ट रहा अभी तक। जी, अभी वो लेटेस्ट जो फिल्म मैंने बनाई थी वही है। अब फिल्म तो हम और भी बनाना चाहते हैं, लेकिन बस ये है कि अभी कन्विंस करेंगे किसी बड़े फिल्म फाइनेंसर को या कुछ को, तो इंशाल्लाह आप इतनी अच्छी फिल्में बनाते हैं तो जरूर होगा। अभी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है दिमाग में, वो देखिए अगर हो जाए तो बहुत मजा आएगा। वो हम चाहेंगे आपके दिल में आपने अभी तक जो सोचा है वो सारी चीजें आपकी पूरी हो, और सच में आपका ये स्ट्रगल है, और आप जैसे आपने बताया किस तरह से शुरुआत हुई, आपने दिमाग में नहीं सोचा था, वो अकस्मात आप वहाँ पे गए, आपके जो डायलॉग डिलीवरी थी, आपके जो बोलने का तरीका था, और वैसे भी आप लखनऊ से हैं। जी, तो लखनऊ में जो वैसे भी कलाकार हैं, इतने सारे कलाकार, और लखनऊ बहुत कुछ सिखाता है। आपने क्या कुछ सीखा अपने लखनऊ से? देखिए, सबसे बड़ी बात तो होती है कि तलफ़्फ़ुज़ एक ऐसी चीज़ होती है जो, जिसको अगर अंग्रेजी में कहें प्रोनंसिएशन, एक अदब, वहाँ की संस्कृति में एक अदब है जी, वो है, प्लस वहाँ भाषा को बहुत महत्व दिया जाता है, और आपका चीज़ों को कैसे बोलना चाहिए। आपने सुना ही होगा पहले आप, तो लखनऊ का बहुत, तो वो एक माहौल में जब आप रहेंगे, और लोगों के अंदर एक एक रॉयल्टी होती है वहाँ, मतलब वहाँ का कोई भी एक बच्चा भी होगा या कोई एक मैच्योर बंदा भी होगा, तो वो लोग एक नफासत और एक उनके अंदर वो रहेगा। तो वो सारी चीज़ें कलाकार के लिए बहुत अच्छी होती है, पर्सनालिटी को डिज़ाइन करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें वहाँ से मिली, और वहाँ मैंने बचपन से लेके 12वीं क्लास तक तो मैं वहाँ पढ़ा हूँ, तो मुझे लखनऊ का चप्पा चप्पा और लखनऊ की कल्चर मेरे अंदर पूरी। पर बेसिकली आप लखनऊ से ही हैं? नहीं, लखनऊ से तो नहीं हूँ मैं रहने वाले हम लोग बुलंदशहर यूपी के हैं। अच्छा। लेकिन लखनऊ में पढ़ा मैं, तो वहाँ चला गया, बॉम्बे आया था मैं 17 साल की एज में। तो अभी अगर देखा जाए, नापा जाए, तो सबसे ज़्यादा तो साल मैंने जो गुजारे हैं वो महाराष्ट्र में गुजारे हैं। तो अरे वाह, मी मराठी आहे। क्या बात है।